जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास है। यानी रीजनिंग की इस क्लास में हम एमपी पटवारी के लगभग 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए हैं उनसे और उनसे बनने वाले आने वाले शिफ्टों पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का डिस्कशन करने वाले हैं विद डिटेल सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका भी आने वाले शिफ्टों पे एग्ज़ाम है। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है आपके सामने कि एकेडमी ACADMY शब्द के आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप ABCD पढ़ते हो, A से लेके B के बीच में कोई अक्षर होता है क्या? नहीं। ABCD अगर A से लेके D के बीच कितने अक्षर होते हैं? BCD 3 अक्षर हो जाते, 2 अक्षर हो जाते हैं। तो उस तरह से इसमें भी आपको वही क्रम बताना है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 3 आपको इसमें से जो ACADEMY लिखा है ना, इसमें आपको 3 ऐसे युग्म दिखेंगे जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उनके बीच डिफरेंस उतना ही मिलेगा। देखिए, अपन AD की बात करें, किसकी बात करें? A और D की। तो A से जाओगे BCD, यानी कि आपको पता है कि ये चौथे पर है और ऐसे ही आपका अंग्रेजी वर्णमाला में होता है, तो एक युग्म आपको ये मिल गया। दूसरा युग्म AE की मैं बात करता हूँ, A और E, ABCDE। तो ए और ई के बीच भी यहाँ ए मिल रहा है, यानी कि उतने ही अक्षर हैं यहाँ पे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में ए ही युग्म में होते हैं। तीसरा डी ई की बात करूँ, डी के बाद ई आता है तो यहाँ पे भी है एक वही। तो इसलिए 3 आपको मिल गए यहाँ पे युग्म जो अंग्रेजी वर्णमाला में जितने युग्म होते हैं उतने ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए निम्न में से कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक को प्रतिस्थापित सबसे पहले अपन देख लेते हैं तर्क क्या बन रहा है। तो देखो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है पूरी चीज़। तो 22 से टी जा रहा, अगले पे करोगे तो 22 से अगर टी जा रहा है तो 22 के बाद टी यानी कि माइनस हो रहा है, और माइनस कितना हो रहा है आपका? -5 हो रहा है। देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 22x भी पहली सीरीज है, दूसरी है TSQ और तीसरी सीरीज है QNL। इतने में ही आपकी बात बन जाएगी। देखो, ये जा रहा 22 से टी यानी माइनस कितना हो रहा है? 5 हो रहा है, क्योंकि आपको पता है टी के बाद UVWXY -5 हो रहा है। फिर x से s जा रहा अगला वाला, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? -5 फिर हो रहा है, क्योंकि STUVWX 5 होता है। फिर v से अगर q है तो यहाँ भी -5, यानी कि -5 का आपका सीरीज आगे बनता ही जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखा है? JIG है, तो इनके -5 आगे बनेंगे। तो जे है जो आपका 10वें स्थान पे आता है, तो -5 अगर जे से करोगे तो पहला ई आएगा। ठीक, फिर आई है तो आई से -5 करोगे तो डी आएगा। ठीक है, आई से पीछे जाओगे तो फिर जी से, यानी जी 7 पे आता है, उससे -5 करोगे तो बी आएगा। तो EDB जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा EDB। ठीक है, -5 का यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या करना है, इसमें दिए गए शब्दों का विषम चयन कीजिए। तो विषम बताना है, तो इसमें से देखो कानपुर विषम है। क्यों है? क्योंकि देखो कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु किसी न किसी राज्य की राजधानी है, लेकिन कानपुर एक शहर है, किसी राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कमल जो है 45 छात्रों की एक पंक्ति में बाएं से क्या है? 15वें स्थान पे। कमल क्या है? फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से क्या है? 15वें स्थान पर कमल है। ठीक है, उसी पंक्ति में प्रीत जो है दाएं छोर से 28वें पे है। तो प्रीत क्या है? राइट से कौन से स्थान पे है? 28वें स्थान पे है। ठीक है, तो पंक्ति में उनके बीच कितने छात्र हैं? टोटल भी दिया है, टोटल कितना है? 45 है। तो जब कभी भी टोटल दिया हो और लेफ्ट और राइट दिया हो ना, तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि लेफ्ट राइट दोनों को जोड़ो तो टोटल से अधिक है कम, ये पहले देख लो। तो अगर 28 और 15 को जोड़ोगे लेफ्ट राइट को, L+R लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका? 28 15 43, यानी कि आपका टोटल से 43 क्या कम है? तो जब कभी भी टोटल से 43 कम हो तो लेफ्ट राइट को जोड़ के डायरेक्ट टोटल से घटा दोगे। क्या कर दोगे? डायरेक्ट घटा दोगे। टोटल कितना था? 45 था, 45 में 43 घटा दोगे तो बचे कितने? 2 ही इनके बीच व्यक्ति हैं। लेकिन अगर टोटल लेफ्ट और राइट से क्या होता? ज़्यादा हो जाता, जस्ट लेट सपोज 47 हो जाता, तब आपको 2 और घटाना पड़ता। ठीक है, कहने का मतलब लेफ्ट राइट को जोड़ के तो घटाओगे, लेकिन साथ में 2 और घटाओगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक निश्चित कूट भाषा में यूजफुल को XVSCRI लिखा जाता है, उसी भाषा में मोर्शल इसको क्या लिखेंगे? देखो पहले अपन इसका रिलेशन देखते हैं क्या है यूजफुल का। तो
FUL लिखा है, ये वाला L है, ठीक है, यूजफुल। इसको क्या लिखते हैं अपन, XVHCRI ये लिखा हुआ है, ठीक है। देखो जरा क्या नियम बन रहा है इस पे, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले U से अगर X में जा रहे हो तो UVWX यानी +3 बढ़ रहा है। फिर S से V में अगर जा रहे हो तो S के बाद TUV यानी +3 फिर से बढ़ रहा है, ठीक है। फिर E से H में जा रहे हो तो FGH +3 फिर बढ़ रहा है, यानी 3 बार आपका +3 हुआ। यहाँ लिख देता हूँ +3 हुआ, फिर +3 हुआ। अब F से C में अगर जाओगे ना, अगला वाला जो है F से C, यहाँ देखो तो F से C जाओगे तो -3 हो रहा है, क्योंकि अब F से C उल्टा हो रहा है यानी -3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से जाओगे U से R, यह भी -3 हो रहा। फिर आप लास्ट में L से जाओगे I तो ये भी -3 हो रहा। यानी आप यहाँ पे देख रहे हो जो सीरीज बन रही ना, पहले 3 बार +3 +3 +3, फिर लास्ट में 3 बार -3 -3 -3। यही चीज़ आप मोर्शल में कर देता हूँ। देखो मोर्शल क्या लिखा है, MOR लिखता हूँ, MORSEL, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप, +3 +3 3 बार कर दो तो M से 3 आगे जाओगे तो NOP P आएगा। फिर O से 3 आगे जाओगे तो PQR आएगा, PR हो गया, ठीक। और PR तो 2 ऑप्शन में, ठीक है। तो R से STU यानी कि आपको PRU जिसमें मिले, तो PRU तो केवल एक ही में मिल रहा, तो राइट आंसर आपका PRU BI यही हो जाएगा। +3 +3 +3 फिर -3 -3 -3, ये सीरीज बन रही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो ये आपका क्या है, सीरीज है, प्रश्नवाचक यानी अगली सीरीज क्या आएगी ये बताना है। देखो तो क्या क्रम बन रहा है इनके बीच, ध्यान से यहाँ लिख देता हूँ। देखो 21 है, फिर 22 है, फिर 18 है, फिर क्या है 27 है, फिर क्या है 11 है, फिर 36 है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। देखो 21 से 22 हो रहा तो कितना बढ़ रहा, प्लस का 1 बढ़ रहा। 22 से अगर 18 हो रहा तो माइनस का 4 हो रहा, ठीक है। फिर 18 से अगर 27 हो रहा तो प्लस का क्या हो रहा, 9 बढ़ रहा। फिर 27 से अगर कितना हो रहा है आपका 11 हो रहा, सॉरी 11 लिखा है, तो 11 अगर होगा 27 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, यानी माइनस का 16 हो रहा। अगला देखते हैं, अगला 11 से 36 हो रहा है, यानी कि 11 से 36 जब हो रहा तो कितना बढ़ रहा, 25 बढ़ रहा, प्लस का 25, ठीक है। इस तरह से आपका क्रम बन रहा है। अगर इनको ध्यान से देखो ना, जो डिफरेंस है, तो ये 1 का स्क्वायर है और ये आपका क्या है, ये आपका -2 का स्क्वायर है और माइनस बाहर रहेगा, 2 का स्क्वायर माइनस। फिर ये क्या है 3 का स्क्वायर है 9, और फिर ये क्या है माइनस बाहर रहेगा और 4 का स्क्वायर है, बाहर रखना माइनस नहीं प्लस हो जाएगा। फिर अगला 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगला क्या होगा 1 2 3 4 5, यानी अगला 6 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन 6 का स्क्वायर प्लस या माइनस, जोड़ना है घटाना, तो आप देखोगे यहाँ तक अपन प्लस तक गए थे तो अगला माइनस ही होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी माइनस आपका 36 कर दोगे। तो जैसे ही 36 तो आपका लास्ट वाला पंक्ति था यहाँ देखो, और -36 करोगे तो 0 ही आएगा ना, तो अगला आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आपको क्रम बढ़ाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार समुच्चय की संख्याएं हैं। देखो समुच्चय को पहले देख लेता हूँ क्या रिलेशन बन रहा है। देखो 2 है, फिर रेशियो में कितना है 54 है, और प्रपोर्शन क्या है आपका 4 है, और रेशियो यहाँ पे बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो 2 और 54 का क्या बन रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे 2 और 54 के बीच क्या बन रहा है आपका 2 गुणे अगर 27 करोगे तो कितना आएगा 54 आएगा, ये वाला। इसी तरह से यहाँ भी 4 गुणे 27 कर दो तो 27 चौको क्या होता है 108 होता है, यानी 4 का 27 का गुणा ही तो है 108, तो अगला यहाँ पे 108 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, ध्यान से पढ़ेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखो जो कह रहा है वहीं से आप बढ़ाना शुरू करो। क्या कह रहा है कि अमन जो है 0.4 किलोमीटर चलता है। मैं मान लेता हूँ अमन की ओरिजिन ये है, अमन 0 किलो पूर्व की तरफ चलता है। किधर चलता है, तो मैं पूर्व, यहाँ मान लो ये ओ है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से पूर्व की तरफ मैंने इसको कितना चला दिया 0.4 किलोमीटर चला दिया, तो यहाँ आ गया, ठीक है, पूर्व की तरफ चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है। अब दक्षिण कहाँ होगा, नीचे होगा दक्षिण, दक्षिण की ओर मुड़ता है और कितना चलता है 0.3, मैंने 0.3 चला दिया दक्षिण की तरफ मोड़ के। फिर कह रहा है कि किधर मुड़ता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 0.7 चलता है। अब यहाँ से पूर्व मुड़ेगा तो यानी इधर मुड़ेगा, पूर्व सामने है तो 0.7 पूर्व की तरफ फिर चला दिया। फिर क्या कह रहा है कि दक्षिण मुड़ता है, यानी फिर नीचे आया ये, और कितना चला 0.5 चला, इस बार कितना चला 0.5 चला। और फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ रहेगा और दाईं ओर मुड़ेगा ना, तो दाईं ओर इसका क्या होगा, तो यहीं होगा, आगे तरफ होगा, पूर्व की तरफ ही होगा। और कितना चलेगा 1.1 चला। तो प्रारंभिक स्थिति से वह अब कहाँ है, तो याद रखना प्रारंभिक स्थिति से वो जो है ना अब कहाँ है, एक सेकंड,
कहीं पे इसका मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड दोबारा से अपन करते हैं इसको, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अमन यहाँ पे लेफ्ट सपोज है, यहाँ से अमन किधर चलता है, पूर्व की ओर चलता है, कितना चलता है 0.4 है, चला दिया पूर्व की ओर 0.4। फिर दक्षिण की ओर यानी नीचे मुड़ता है, कितना चलता है 0.3 चलता है, यहाँ भी चला दिया। फिर कह रहा है कि वो पूर्व की ओर मुड़ता है और 0.7 चलता है, तो यहाँ पूर्व की ओर मुड़ेगा और 0.7 चला दिया। फिर दक्षिण की ओर यानी नीचे मुड़ता है और कितना चलता है 0.5 चलता है। फिर वो दाईं ओर यानी इधर मुड़ेगा, दाईं तो ये होगा ना, 0.5 चला, फिर दाईं ओर मुड़ेगा तो इधर पड़ेगा। और देखो 3 तो यहाँ था और यहाँ पे चल गया यानी 0.7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताना ये है, दाईं ओर मुड़ता है 1.1 चलता है, सॉरी 1.1, यानी कि आप अगर देखोगे ना तो ये जो चीज़ें हैं आपकी कहाँ से कहाँ तक बन रही है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का आपका यहाँ था इसका ऑरिजिन, लेकिन अब ये आ गया यहीं पे वापस से लौट के, यानी ऑरिजिन पे ही आ गया वर्टिकली, लेकिन हॉरिजॉन्टली आ गया यहीं पे, लेकिन वर्टिकली अगर देखा जाए ना तो ये इतना दूर है। और इतना दूर है कहाँ से, तो देखो 0.3 ये वाली डिस्टेंस है आपकी, ये जो लिखी है, और 0.5 ये है, तो इतना ही ना आएगा। तो 0.3 और 0.5 को जोड़ दोगे तो 0.8 हो जाएगा, और ये है किधर, तो दक्षिण की तरफ है, 0.8 दक्षिण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खुद से बनाने की कोशिश करना, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर यही आएगा। इस तरह से ये वाली डिस्टेंस आपकी कवर होगी, और ये वाली हॉरिजॉन्टली तो वहीं लाइन पे आ जाएगा ये, ठीक है। कोशिश करना खुद से, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक निश्चित कूट भाषा में TUB को 129 लिखा जाता है, उसी भाषा में TAN को क्या लिखेंगे। TUB को क्या लिखते हैं 129, तो TAN को बताना है, लिखेंगे क्या। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो TUB का मतलब क्या है, अगर 129 हो रहा है तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू ले लूँ, T कौन से स्थान पे आता है, 20 स्थान पे आता है, ठीक। और U किस में इसका आता है, तो U आपका आता है कि कौन से स्थान पे, तो हाँ U आपका 21 के स्थान पे आता है TU। फिर B किस में आता है, 2 के स्थान पे आता है। प्लेस वैल्यू आपको खुद से याद करनी है, ठीक है। सबको जोड़ो, कितना हो रहा है 20 20 40 41 2 43, यानी 43 हो रहा है, ठीक है। और 43 जो आपका हो रहा ना, इसी 43 में आप गुणे क्या कर दो, 3 कर दो। क्यों गुणा 3 कर रहा हूँ, क्योंकि ये लेटर कितने हैं, 3 है। तो अगर इन सबको जोड़ के इनकी प्लेस वैल्यू को और उसी लेटर को गुणा कर देना तो कितना आ जाएगा, 43 त्याई 129, यानी कि आपका 129 अगली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यही क्रम आपका tan में लगाना है। tan में T कितने स्थान पे है, T आपका 20 स्थान पे है, प्लस A कहाँ पे है, 1 पे होता है प्लेस वैल्यू, और N जो है आपका 14 पे होता है। सबको जोड़ लो, तो ये सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 35 आएगा। 20 1 21 4 25 10 35, 35 आएगा। और अक्षर कितने हैं, 3 है, तो 35 गुणे 3 कर दो तो 35 त्याई 105, तो 105 आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी प्लेस वैल्यू को जोड़ के जितने अक्षर है उतने ही गुणा करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो लड़का का बीना से क्या संबंध है। यहाँ से इस लाइन को उठाना शुरू करो। लड़का कहता है बीना की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, लड़का नहीं, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, यानी बीना बोलती है लड़के की तरफ देखते हुए कि वह मेरे दादा, यानी कि बीना के दादा के इकलौते पुत्र। तो बीना के दादा के अगर इकलौते पुत्र हैं तो बीना के पिता ही होंगे। बीना के अगर दादा के इकलौते पुत्र हैं तो बीना के वो कौन होंगे, पिता होंगे। और उस पिता के इकलौते पुत्र यानी पिता के पुत्र, अब पिता का अगर इकलौता पुत्र है तो एक पुत्र बीना का भाई ही तो होगा, यानी कि उसका रिश्ता क्या है, भाई का रिश्ता है बीना से। आपको ऐसा बताना था कि दादा का इकलौता पुत्र उसका पिता और उसका भी इकलौता पुत्र उसका, ठीक है, भाई। इकलौते पुत्र का पुत्र यानी भाई ही होगा, चाहे इकलौता बोलो चाहे वैसा बोलो, ठीक है। चलो, पुत्री होता तो बहन हो जाता। नेक्स्ट देखेंगे कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक के बाद 2 कथन दिए हुए हैं और पढ़िए, निर्णय लीजिए कि कथनों को कौन से कथन से आपका प्रश्न सही तरीके से हल हो सकता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, तो देखो पहले तो अपन प्रश्न पढ़ते हैं इस कथन को। कथन क्या लिखा है, एक कंपनी में 5 कर्मचारियों PQRMN ये हैं और उनका मासिक प्रदर्शन की तुलना की जाती है, तो सबसे अच्छा कर्मचारी कौन सा है, ये बताना है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है और कथन दिए हुए हैं, ठीक है। 2 कथन है। पहला कथन है PM से बेहतर है लेकिन N सबसे बदतर है, और दूसरा है कि M केवल 2 कर्मचारियों से बेहतर है, Q ना तो सबसे अच्छा है ना ही खराब है। अब इसमें से पूछा ये है कौन कौन से कथन आपको आंसर देने के लिए पर्याप्त होंगे इन दोनों में से, प्रश्न का, इस प्रश्न का। तो ध्यान से अगर आप देखो ना तो दोनों कथन 1 और 7 पर्याप्त हैं।
यानी कि दोनों कथन 1 और 7 2 जो है ना, अगर साथ में लोगे तभी इसका आंसर दे पाओगे, क्योंकि पहला कथन क्या बोल रहा है, पी एम से बेहतर है। बेहतर के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ग्रेटर देन, तो पी इज़ ग्रेटर देन एम। लेकिन एन से बदतर है, तो पी अगर एन से बदतर है तो एन जो होगा किससे, पी से बड़ा होगा, तो एन इज़ ग्रेटर देन पी हो जाएगा। और अगला क्या कह रहा है, एम केवल 2 कर्मचारियों से बेहतर है, यानी कि एम केवल 2 कर्मचारियों से बेहतर है, यानी कि इसके एम के आगे ही दोनों कर्मचारी, अब जो बच गए 5 में से आगे आएंगे। ठीक है, तो आगे कर दो। क्यू ना तो सबसे अच्छा है ना ही ख़राब है, तो क्यू आपका यहाँ आ जाएगा, फिर लास्ट में आपका जो बच गया वो आ जाएगा पी क्यू आर, हाँ आर लास्ट में आ जाएगा। इस तरह से क्रम बनेगा। तो आपको अगर इस प्रश्न का आंसर देना है कि सबसे अच्छा कर्मचारी कौन है, तो सबसे अच्छा कर्मचारी एन है। ठीक है, तो दोनों कथनों को आपको पढ़ना पड़ेगा, दोनों कथनों से ये रिलेशन ग्रेटर वाला बनेगा, यानी कि एक और कथन दो दोनों मिल के पर्याप्त हैं। ठीक है, समझ गए। चलो अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 6 लड़कियां हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, और ये एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठी हैं। उन सभी का मुख एक केंद्र की ओर है और बी और डी के मध्य। अब देखो, जब कभी भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आए ना, तो आपको एक बात गांठ बांध लेनी है। वो बात क्या है कि आप हमेशा क्वेश्चन को परफेक्ट पोजीशन से उठाओगे। कहाँ से उठाओगे, परफेक्ट पोजीशन से। लोग कितने हैं, 6 लड़कियां हैं, तो मैं पहले बना लेता हूँ उसका गोला, 6 का गोला बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखो बैठा देता हूँ 6 को, ये बैठा दिया मैंने। ठीक है, अब उसके बाद परफेक्ट पोजीशन को पकड़ूँगा, कहाँ मिल रही है, तो मुझे सबसे परफेक्ट पोजीशन जो मिल रही है ना, यहाँ से मैं शुरू कर सकता हूँ कि ए एफ़ के बाईं ओर बैठी है। ए एफ़ के बाईं ओर बैठी, यानी ये अगर यहाँ पे है तो एफ़ के बाईं ओर, एफ़ अगर यहाँ पे आपका बैठा दिया और सबका मुंह सामने ही है, तो इसका बायां हाथ कहाँ होगा, यहीं होगा। तो यानी ए एफ़ के बाईं ओर बैठी, एफ़ के बाईं ओर कौन है, ए है, तो ये परफेक्ट पोजीशन बैठा दिया। फिर आगे पढ़ता हूँ, सी ए के दाएँ से चौथे है अगली लाइन, तो सी ए के दाएँ, ए यहाँ है तो ए का दायाँ किधर होगा, इधर होगा, तो 1 2 3 4, यानी सी यहाँ पे बैठेगा। ठीक, सी आपका यहाँ पे बैठेगा। अब कौन सी बात कही है, इसके अलावा कहा है कि बी जो और डी जो है ना, ई को छोड़कर समूह में कोई अन्य लड़की बैठी है। देखो बी और डी के मध्य में कौन है, ई नहीं है, यानी ई को छोड़ के बैठी है। ठीक, ये लाइन का है। ठीक है, तो अगर मैं बी और डी को बैठाना चालू करूँ ना, तो बी और डी एक साथ यहाँ पे भी आ सकते हैं, बी और डी, और यहाँ पे भी बी और डी आ सकते हैं आपके। ठीक है, और इनके मध्य जो है ना, ई नहीं बैठा है, ई को छोड़ रहे हैं, यानी ई नहीं बैठेगा, तो बी और डी के मध्य इसलिए मैंने सी को बैठा दिया है। अब ई आपका कहाँ आएगा, ई यहाँ आएगा, क्योंकि इनके मध्य तो नहीं बैठेगा, तो ई आपका यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये पूरा रिलेशन बन गया। अब आपको ये बताना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए के बाएँ से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए के बाएँ, ए यहाँ पे है, इसका बायां इधर है 1 2, तो सी तो बैठा है, तो ए के बाएं दूसरे स्थान पे सी बैठा है। आपको रिवाइज करके देख लेना है अगर समझ में ना आए, क्योंकि परफेक्ट पोजीशन से चीज़ों को उठाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैलेंडर का क्वेश्चन है कि वर्ष 2003 का पहला दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन क्या रहा होगा। ठीक है, देखो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक साल में अगर साधारण वैसे है तो 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन, और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। इसको अगर डिवाइड करोगे शेषफल आपका 1 बचता है, लेकिन अगर यहीं पे 366 दिन लीप हो जाते हैं और 7 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कटे पिटे 2 बच जाता है। तो यहाँ से आपको एक लॉजिक पता चलता है। क्या लॉजिक पता चलता है, आओ समझते हैं। देखो लॉजिक आपको ये पता चलता है कि अगर किसी साल के अगर साधारण वर्ष है और पहला दिन बुधवार है, तो आखिरी दिन अगर एक आपका बच जा रहा है, यानी कि एक आगे बढ़ के दिन होगा। 31 दिसंबर आपका क्या हो जाएगा, आपका वही दिन होगा आपका घूम फिर के साइकिल। यानी कि आप बोल सकते हो कि कोई साधारण वर्ष से चीज़ें अगर शुरू हो रही हैं और अगला वर्ष बताना है, तो अगला वर्ष एक आगे हो जाएगा। यानी कि 2003 का पहला दिन, यानी 1 जनवरी 2003 को अगर बुधवार था, तो 1 जनवरी 2004 को यानी पहले दिन क्या होगा, गुरुवार होगा, एक दिन आगे बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक दिन आपका आगे बढ़ जाएगा। ठीक, इसी तरह से 1 जनवरी 2005 को क्या हो जाएगा, तो 1 जनवरी 2005 को जो है ना आपका देखा जाए तो होना तो शुक्रवार चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि 367 दिन का हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा 2004, यानी एक दिन एक्स्ट्रा और निकल आएगा, यानी शनिवार हो जाएगा। बात समझ रहे हो, होना शुक्रवार चाहिए एक बढ़ के, लेकिन शनिवार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा शनिवार, इसलिए शनिवार हो जाएगा क्योंकि 2004 लीप वर्ष है, उसमें से आपको 366 दिन यानी 2 आपका
वो आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। यानी 2005 को पहला दिन शनिवार है तो आखिरी दिन भी आपका क्या होगा, शनिवार ही होगा, क्योंकि आखिरी दिन जो है लीव कोई भी साधारण अगर वर्ष है उसमें से एक जो रिमाइंडर बचता है तो पूरा साइकिल करके आखिरी दिन वही होगा। तो आपको ध्यान रखने वाली जो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर कोई भी साधारण वर्ष है, कौन सा, अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन साल का एक जैसा ही रहता है। क्या चीज़, साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन एक जैसा ही रहता है। अगर कोई लीप वर्ष है तो उस साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर लीप वर्ष अगर हो जाएगा तो एक दिन आगे खिसक जाता है। दोनों चीज़ें अगर गांठ बांध लोगे तो इससे आप अगले साल को तो बता ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर जो है आपका शनिवार होगा, क्योंकि आपको पता है अगर 2005 को पहला दिन शनिवार है तो आखिरी दिन भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, ठीक है, क्योंकि साधारण वर्ष है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में उन स्वरों को ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद संख्याओं का अनुसरण किया जाता है। यानी संख्याएं आती हैं ऐसा स्वर बताना है। तो मुझे यहाँ पे जो स्वर दिख रहे हैं ना, दो ऐसे स्वर दिख रहे हैं, देखो ई एक दिख रहा है और एक आपका दिख रहा है क्या, यू दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ई और यू यानी दो स्वर दिख रहे हैं, यानी दो इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या के दोगुने में से 2.5 कम करना फिर उसी संख्या में 3.2 बढ़ाने के बराबर है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा गणितीय तर्क वाला क्वेश्चन है, समझो। मान लो मैं मान लेता हूँ संख्या क्या है, x है, माना वो संख्या x है, ठीक है। जब x है तो अब चीज़ों को पढ़ना शुरू करता हूँ। तो उसी संख्या के दोगुने, दोगुने मतलब 2x हो जाएगी संख्या में से 2.5 कम कर रहा हूँ यानी माइनस कर रहा हूँ, तो 2x में 2.5 माइनस कर दो, एक सेकेंड, 2.5 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इस कंडीशन में होता क्या है, उसी संख्या में 3.2 बढ़ाने पर यानी जोड़ने पर, यानी x वो संख्या थी उसमें अगर मैं 3.2 जोड़ देता हूँ तो दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, ठीक है, कि एक संख्या के दुगुने, संख्या मैंने x मानी और उसका दुगुना 2x हो जाएगा, उसमें अगर 2.5 घटा रहा हूँ तो ये बराबर है x उसी संख्या में 3.2 जोड़ने से। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो पक्षांतर करके, तो 2 माइनस एक्स इधर आ जाएगा तो x बचेगा, 2 में एक x चला गया और ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो 3.2 प्लस 2.5 यानी जोड़ोगे 3 2 5 यानी 5.7, तो x बराबर क्या आ गया, 5.7 आपका संख्या आ गई, 5.7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन 4 कथन है, कथनों के क्रमित युग्म को पहला कथन दूसरे अर्थ है, तो 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के अनुरूप है, तो चीज़ें बताना है। देखो इसमें से कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो कह रहा है आपके पास एक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन या क्वेश्चन बोल सकते हो, स्टेटमेंट ही बोलता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि कार्यालय में या तो कंप्यूटर या प्रिंटर की आवश्यकता होती है। अब ये दे दिया है, जर्नल टर्म में नहीं सोचना है, जो लिखा है वही सोचना है। तो कार्यालय में या तो किसकी ज़रूरत होती है, प्रिंटर की या कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। यानी कि या तो कंप्यूटर चाहिए तो प्रिंटर नहीं चाहिए, प्रिंटर चाहिए तो कंप्यूटर चाहिए नहीं चाहिए, यानी कि दोनों प्रिंटर और कंप्यूटर एक साथ अपने को नहीं चाहिए। अब चारों आप कथनों को पढ़ो। कार्यालय में एक कंप्यूटर की आवश्यकता है, कार्यालय में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, कार्यालय में एक प्रिंटर की आवश्यकता है, कार्यालय में प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से जो जोड़ा बनेगा ना वो आपका डी और ए का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अगर आप प्रिंटर लेते हो तो कंप्यूटर नहीं लोगे, कंप्यूटर लोगे तो प्रिंटर नहीं लोगे, क्योंकि यह की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं डी और ए को देखता हूँ ना तो डी बोल रहा है कार्यालय में प्रिंटर की आवश्यकता है, चलो ठीक है प्रिंटर की आवश्यकता है। तो अगला ए क्या बोल रहा है, कार्यालय में एक कंप्यूटर की कार्यालय में एक प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है, डी बोल रहा है। और ए बोल रहा है कार्यालय में एक कंप्यूटर की आवश्यकता है, यानी कि ए अगर जो कह रहा है कंप्यूटर की आवश्यकता है और ये बोल रहा है प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे एक चीज़ आपको पता चल गई कि कंप्यूटर की ही आवश्यकता है, इसलिए अपन डी को ले रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचना, लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर की आवश्यकता है, अगर ये चीज़ें स्टेटमेंट पता चल गई यानी अपने को प्रिंटर की आवश्यकता नहीं होगी, तो यानी ए और डी का आपका रिलेशन सही बन रहा है, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है इसलिए आपको खुद से थोड़ा सा दिमाग लगानी पड़ेगी। एक सेकंड, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ। निम्न में से प्रश्न में नीचे दिए गए 3 अंकों वाले 5 संख्याओं पर आधारित है, यानी कि 3 3 अंकों की ये 5 संख्याएं हैं,
प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों को एक साथ बदला जाता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है बोल क्या रहा है। देखो बोल ये रहा है कि आपके पास 5 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, 243 है, 342 है, 573 है, 452 है और लास्ट में क्या है आपके पास 621 है। ये आपकी 5 क्या हैं, संख्याएं हैं। और बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंकों को एक दूसरे के साथ बदला जाता है। कहने का सीधा से मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या का, इसमें देखोगे पहला अंक और दूसरा अंक क्या है, 24 है, यानी इनको आपस में बदल दो और तीसरा वैसे ही रखो। तो अगर 243 का बदल दूँ ना तो 4 आगे आ जाएगा और 2 पीछे चला जाएगा और ये बन जाएगा 423। इसी तरह से 342 को बदलूँ तो 4 पहले आ जाएगा, 3 बाद में चला जाएगा और 432 बन जाएगा। अगला आपका 75 3 बन जाएगा, अंकों को बदल दिया। फिर ये 54 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 261 261। यानी कि अब पूछा क्या है, तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या इनमें से क्या दिख रही है आपको, 261 दिख रही है। और 261 की एक्चुअल वैल्यू क्या है, 621 है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 621 हो जाएगा, सबसे छोटी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यानी कि आपको जो अगले वाला प्रश्नवाचक है उसके जगह संबंधित अक्षर क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, देखो अगर मैं इनके सीरीज को पढ़ना शुरू करता हूँ, लिखा क्या है बोर्न और इसका रेशियो क्या है CPSO और प्रपोर्शन है ओवर। तो ओवर क्या होगा, तो इनके बीच पहले मैं रिलेशन देख लेता हूँ क्या है। अगर रिलेशन देखूँगा ना तो देखो यहाँ लिख देता हूँ BORN और ये रेशियो क्या है CPSO है। देखो B से C हो रहा है यानी +1 बढ़ रहा है, O से P हो रहा है +1 बढ़ रहा है, R से S हो रहा है +1, N से O यानी +1 +1 +1 बढ़ रहा है। इसमें भी +1 बढ़ा दो ओवर में, तो O से अगर +1 बढ़ेगा तो क्या होगा, P होगा। V से VW होगा अगला, +1 E का F हो जाएगा और R का S हो जाएगा, यानी PWFS। PWFS कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी +1 ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरी इकलौती बहन की माता का भाई है। कहने का मतलब महिला क्या बोलती है आदमी की तरफ देख के कि वह मेरी इकलौती बहन, यानी महिला की बहन की माता। अगर महिला की बहन है और उसकी माता है तो महिला की बहन की माता महिला की भी माता होगी, और महिला की माता का भाई यानी माता का भाई तो मामा को बोलते हैं, यानी कि वो महिला का क्या हो जाएगा, मामा हो जाएगा। ध्यान से सोचो एक बार कि अगर इकलौती बहन, बहन की माता उसकी खुद की माता होगी महिला की, और उसका भाई माता का भाई तो मामा होता है, तो मामा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि दी गई श्रृंखला में एक पद जो है लुप्त है, दिए गए विकल्प में वो पद बताना है। अब ये श्रृंखला है आपकी, इसमें से क्वेश्चन मार्क जहाँ है वो वाला पद आपको बताना है। ठीक है कैसे बताओगे, देखो अगर मैं इन सबको देखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, देखो SPB, अगला है PM/, और अगला है MJV। इतना ही देखता हूँ, ठीक है, इतने में ही आपका काम बन जाएगा। लिख देता हूँ अगला भी JGS है। ठीक है, अगर इनके बीच आप रिलेशन देखोगे ना तो क्या पाओगे, S से अगर कोई चीज़ P हो रही अगली सीरीज में तो कितना कम हो रहा है, -3 कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि P के बाद QRS यानी -3। P से अगर M है तो यहाँ भी -3। अब B से अगर बाई है तो -3। आगे देखो P से M है -3, M से J है माइनस, यानी कि हर जगह अगली सीरीज में -3 -3 -3 -3 हर जगह काम वो हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो अगली सीरीज में भी -3 -3 कर दो। तो J है तो J से -3 यानी पीछे जाओ। J कौन से स्थान पे आता है, प्लेस वैल्यू 10 पे आता है, 10 से 3 कम यानी 7, तो यानी G से शुरू होगा। J से अगर पीछे जाओगे -3 तो क्या आएगा, G आएगा। और फिर G से अगर 3 पीछे जाओगे तो क्या आएगा आपका, D आएगा। और फिर S से 3 पीछे जाओगे तो क्या आएगा, P आएगा, यानी GDP आपका राइट आंसर होगा। लॉजिक यहाँ पे कुछ नहीं है, -3 -3 -3 सीरीज कम हो रही है अगली सीरीज से एक एक अक्षर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को 7 के रूप में निरूपित किया जाता है, तो पायरेट को किस में निरूपित करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अमेजिंग के अक्षरों गिनो, AMAZING यानी 7 हैं। टोटल अक्षर कितने हैं, 7 है, इसलिए 7 लिख दिया। इसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 3 3 6 हैं, तो अपने को 6 ही तो लिखना है। जितने अक्षर वही तो लिखा है इसमें, और कुछ नहीं, अक्षर को गिन के, तो 6 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई श्रृंखला वर्णमाला में संख्याओं का क्रम है
जो गलत संयोजन को पहचान कीजिए। देखो इन चारों क्रम में यानी जो वर्णमाला का क्रम है ना, चारों एक जैसे ही लिखे हैं, कोई दावा करता है, लेकिन आपको गलत वाला बताना है कि इसमें से गलत क्या है। तो सबकी तुलना कर लो। देखो यहाँ पे क्या है, 4E 4 सब में मिल रहा है, ई सब में मिल रहा है, जे सब में मिल रहा है, एफ सब में मिल रहा है, एल सब में मिल रहा है, 9 सब में, ओ एन यहाँ से गड़बड़ हुआ। एन यहाँ एन दोनों में मिला, लेकिन तीसरे वाले में तो एम मिल रहा है। जैसे ही एम मिल रहा है तो आप फट से बता सकते हो कि तीसरा यानी तीसरा वाला आपका गलत है। यहाँ पे एन आना चाहिए जबकि एम लिखा है, ठीक है। तो यही आपको छांटना था। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संबंधित पे से आपको अगला बताना है। देखो शक्तिशाली का जो रेशियो यानी संबंध किससे, दुर्बल से है। देखो शक्तिशाली का उल्टा क्या होता है, दुर्बल होता है, विलोम। इसी तरह से विजय का विलोम बताना है, यही तो निकल रहा है। तो विजय का विलोम होता है हार, जीत हार, ठीक है। तो हार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे। नीचे निम्नलिखित अक्षर संख्या संयोजन में अगला बताना है, प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या लिखा है, 2B है, फिर 4C है, फिर 8E है, फिर क्या है आपका 14H है। तो अगला आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 2 है, यहाँ संख्याओं पे पहले फोकस करो। 2 हो रहा है, 2 से 4, फिर 8, फिर 14, यानी बढ़ कितना रहा, +2 बढ़ रहा है संख्याएँ, फिर +6 बढ़ रहा है, +2 ही बढ़ रहा है, 2 4 8 यानी +4 बढ़ रहा है, +2 के बाद +4, फिर 8 से 14 यानी +6 बढ़ रहा है। तो अगला क्या बढ़ना चाहिए, 2 4 6 यानी अगला 8 बढ़ना चाहिए। 14 8 क्या हो जाना चाहिए, 22 हो जाना चाहिए यहाँ पे। यानी +2 बढ़ा, फिर प्लस आपका 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, तो अगला 8 बढ़ना चाहिए। तो 22 आना चाहिए। और 22 किस में है, तो केवल एक ही ऑप्शन में 22 है। अब एल को भी देख सकते हो, लेकिन 22 में ही अपना काम बन रहा है, तो अपन ज़्यादा आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 22 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 एल कैसे आया वो भी समझ लो। देखो बी है, फिर सी है, फिर डी है, बी सी यानी +1 बढ़ा, फिर प्लस सी के बाद डी ई यानी +2, फिर +3 ई एफ जी एच, फिर +4 बढ़ेगा। तो एच के बाद आई जे के एल यानी 22 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्नों के लिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आपके पास ब्लड रिलेशन के कोडेड ब्लड रिलेशन इसको बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। इसमें से A इंटू बी का क्या अर्थ है, देख लो। पिता का है, A प्लस बी का पत्नी का है, A भागे बी का इसका पुत्री का है, और A माइनस बी आपका किसका है, पुत्र का है। तो ये आपके पास व्यंजक है। इस व्यंजक में बताना है कि सी ए से किस प्रकार संबंधित है। पहले तो मैं व्यंजक को बना लूँ। देखो सी है सबसे पहले और लगा है भागे, तो क्या मतलब होता है, पुत्री। यानी आप बोल सकते हो सी ई की पुत्री है। ए बी को छोड़ दो, बस आपको रिलेशन पकड़ना है। तो सी ए की क्या पुत्री है, तो ऐसे बनाओगे आप। देखो सी ए की पुत्री है, सी है, ए की पुत्री है, तो ए बड़ा है तो इसको ऊपर रखोगे और एरो ई की तरफ सी की तरफ लगाओगे, और ये कौन है, ए की पुत्री है, तो इस तरह से पुत्री लिख दोगे। ऐसे आपको करना है। पुत्री के लिए मैंने माइनस लगा दिया है, तो सी ए की क्या है, पुत्री है। आगे बोल रहा है इनटू है, यानी ई बी का क्या है सॉरी गलत बढ़ गया मैं, सी ए नहीं लिखा है, सी ई लिखा है, तो इसको आप ई लिख लेना। फिर से मिटा के लिख देता हूँ, रुको। बोल रहा है सी ई की पुत्री है, यानी अगर ई यहाँ है तो ई की पुत्री कौन है, ये सी है, कौन है, पुत्री है, ठीक है। लिख देता हूँ पुत्री है। फिर ई इंटू बी, इंटू अर्थ क्या है, पिता, तो ई बी का क्या है, पुता है, तो ई जो है बी का पिता है, तो बी भी नीचे आएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि ई बी का क्या है, पिता है, तो ये पिता है, पिता है यानी ये भी प्लस हो जाएगा, ई भी प्लस हो जाएगा, और किसका पता है, बी का पिता है, ठीक है। चलो आगे क्या बोल रहा है कि माइनस का बोल रहा है, तो माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी का पुत्र है, यानी कि बी जो है डी का क्या है, पुत्र है, तो बी किसका पुत्र है, डी का। अब देखो पिता तो मिल गया, पिता कौन है, ई है। अब बी डी का पुत्र है, यानी डी जो है ना आपका माता हो जाएगी। क्यों माता हो जाएगी, क्योंकि पिता तो मिल गया बी के लिए, अब पुत्र इसका भी है, इसका भी है, यानी कि आपको अब जो बी होगा ना ये आपकी क्या हो जाएगी, सॉरी डी जो होगा, डी आपका बी के लिए माता हो जाएगी। यानी कि माता होगी तो माता पिता पति पत्नी होगी। अब बताना क्या है, लास्ट में देखो तो डी भागे है, तो भागे का अर्थ क्या है, पुत्री है, तो डी जो है ए की पुत्री है। ए यहाँ पे था, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने पे दिक्कतें हो रही हैं। डी ए की पुत्री है, ठीक है, डी यहाँ पे है और एक पुत्री है, तो डी भी अगर पुत्री हो जाएगी तो सी और ए का रिलेशन बताना है। तो सी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ये जो है ना सी जो है ए की क्या हो जाएगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएगी, यानी कि आप बोल सकते हो कि नातिन हो जाएगी। सी जो है ए के लिए नातिन, क्योंकि ये अगर इसकी माता है, ये देखो ये वाला जो आपका था बी और ये आपका ई माता पिता हैं, तो अगर इस बी नहीं यार
डी है, तो डी जो है, डी और ए आपकी ई जो है माता पिता हैं, और उनके भी ऊपर उनका जो सास ससुर होंगे तो उनके लिए अगर पुत्री है ना तो इसका संबंध इससे नातिन वाला हो जाएगा, वो भी उसकी नानी या नाना होंगे जो भी ऊपर होंगे। इस तरह से बनाना, ये क्वेश्चन आप खुद से भी बनाना, अगर नहीं बनेगा तो दोबारा बताऊँगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर की वजह से समझा नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शब्द जो है आपके पास क्या लिखा है, एबंडेंट, इसके अक्षर के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। कहने का मतलब जो ABCD के बीच जितने अक्षर होते हैं, ए से लेके जेड के बीच, वही अक्षर आपको इसमें से मिलने चाहिए एबंडेंट में। यहाँ लिख देता हूँ, लिखा क्या है, ABUNDANT, ये लिखा हुआ है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे कि इसमें से केवल एक ही अक्षर है ए और बी, इनके बीच देखा जाए ए और बी के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ए बी अगर अंग्रेजी वर्णमाला में भी साथ होते हैं तो एक ही अक्षर केवल मेरे को युग्म मिला ए बी वाला, जिसमें क्या रहता है कि दोनों के बीच उतने ही अक्षर हैं, यानी कोई भी अक्षर नहीं जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ए बी के बीच कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ मिल नहीं रहा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से चिन्हों को बदलना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। आपके पास ये समीकरण है, 4 प्रकार के विकल्प हैं चिन्हों को, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण। देखो समीकरण को अगर ध्यान से आप देखो ना तो समीकरण में एक चीज़ आपको पता चलेगी, ऑप्शनों को एलिमिनेट करके कैसे आपको सॉल्व करना है। लेट सपोज अगर मैं मानता हूँ कि इसमें से आपका पहला वाला ऑप्शन रहा होगा, यानी भागे और इंटू, जहाँ पे इंटू है वहाँ पे भाग कर दोगे, यानी 5 गुणे यहाँ 3 है, तो 5 भागे अगर 3 करोगे तो परफेक्ट वैल्यू तो आएगी नहीं, पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो पॉइंट में आएगा, जबकि आपका आंसर बराबर क्या है, 14 में है। तो ये बात तो आपकी बन नहीं पाएगी, तो ये तो आपका हो गया गलत, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन की तरफ। दूसरा वाला इंटू और माइनस कह रहा है, तो अगर मैं इंटू और माइनस में जाऊँ तो यहाँ माइनस लगाऊंगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका अगर इंटू माइनस कर दूँ तो यहाँ पे माइनस की जगह इंटू कर दोगे तो 24 गुणे 8 हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा प्लस और भागे, अगर जहाँ पे प्लस है यहाँ पे 4 प्लस है, यानी 4 भागे 5 करोगे फिर भी परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 4/5 तो पॉइंट में आएगी, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी कट गया, बचा कौन, चौथा, और चौथा ही आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके आप बनाना सीखो, ठीक है। अब चौथा क्यों होगा उसको सेटिस्फाई कर लेते हैं, ठीक है। देखो भागे और माइनस का चिन्ह बदलना है। देखो 24 फिर माइनस आपका था, यानी यहाँ पे भागे लगा दो, चिन्ह बदल दो, 8, और यहाँ पे भागे था यानी माइनस लगा दो 4, प्लस 5 गुणे 3, क्या ये 14 आ रहा है, देखता हूँ, बराबर 14, यहाँ 14 आना चाहिए। 24/8 बोर्डमास नियम से करोगे, ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बोर्डमास रूल तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से करोगे तो 8 3 24 यानी 3 आया, और फिर यहाँ पे आपको गुणा करोगे तो -4 रहने दो, प्लस 5 नहीं, ये 15 हो जाएगा, यानी 15 3 18, 18 में 4 चले गए 14, यानी 14 बराबर 14 राइट आंसर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना आप सीखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित कूट भाषा में 256 का अर्थ ये है, 637 का अर्थ ये है, 358 का अर्थ ये है, यानी कि ये जो है आपकी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। लिखना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, 256 है, ठीक है, 256, इसका अर्थ क्या है आपका, इसका अर्थ है यू आर गुड, ठीक है, ठीक। अगला क्या है आपका 637 है, जिसका अर्थ है बी आर बैड, क्या है 637 का अर्थ, बी आर बैड, बी आर बैड, ठीक है। लास्ट वाला क्या है 358 है, और 358 क्या अर्थ है, गुड एंड बैड, क्या है, गुड एंड बैड। अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, ऐसे को ये आर लिखा है, ठीक है, बैड, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कॉमन ढूंढते हैं। अब बताना क्या है आपको, एंड का, एंड किसके लिए है ये बताना है। देखो अगर इन दोनों में कॉमन देखोगे तो क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन है 6 और 6, 6 और 6 मिला, और इन दोनों के अक्षरों में क्या कॉमन है, तो देखोगे तो दोनों में आर है, क्या है, आर, तो यानी 6 के लिए क्या हो जाएगा आपका, 6 के लिए हो जाएगा आपका आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर हो जाएगा 6 के लिए, 6 के लिए आपका आर हो गया। अब बताना किसका है, एंड का बताना है, तो एंड है किसमें, तो एंड इसमें है, ठीक है। तो उसको छोड़ो, इन दोनों को कॉमन लेते हैं। तो देखो तो यहाँ पे क्या है दोनों में, तो बैड है, यहाँ भी बैड है, और यहाँ पे कॉमन क्या है 6 है, 3 7 यानी 3 3 है, तो बैड का 3 हो गया, बैड का 3 हो गया।
तो बैड तो आपका कट गया। अब एंड का बताना है, तो अब इसको भी, गुड को भी हटा दो, तो यहाँ गुड है और यहाँ गुड है, यानी पहले और तीसरे में इनमें 256 और 300 इसमें कॉमन क्या है, तो 5 है। तो 5 किसका हो जाएगा, तो 5 आपका हो जाएगा गुड का, तो गुड भी कट गया, बैड भी कट गया। तो 5 और 3 तो कट गए, तो बचा क्या, 8 बचा, और 8 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉमन निकाल के बना सकते हो, ठीक है। तो कॉमन निकाल के ही बताना है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29 है, और ये भी आपका किससे संबंधित है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से संबंधित है। कैसे करोगे, शुभम जो है उत्तर, घर का उसका दरवाज़ा किधर है, उत्तर की ओर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। शुभम के घर का दरवाज़ा किधर है, उत्तर की ओर है, और वह अपने घर के पिछले दरवाजे से निकलता है और 14 मीटर चलता है, ठीक है। देखो, अगर किसी का दरवाज़ा, मान लो आपके घर का दरवाज़ा उत्तर की ओर है, किधर है, उत्तर, उत्तर किधर होता है, इधर होता है, इधर, और वो पिछले दरवाजे से निकल रहा है, नहीं दक्षिण तरफ वाले दरवाजे से निकल रहा है, पीछे वही होगा ना, उत्तर का पीछा दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर का पीछा क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण, यानी वो दक्षिण तरफ से निकल रहा है। यहीं भी आपको लॉजिक समझना था। तो मेनली लॉजिक यहाँ पे यही पकड़ना था, ठीक है। लॉजिक क्या लगा है आपका, लॉजिक ये लगा है कि अगर शुभम का जो घर है उसका दरवाज़ा उत्तर की ओर है और वो निकलता अपने पिछले दरवाजे से, यानी पीछे क्या होगा, अगर उसका घर उत्तर की ओर है दरवाज़ा, तो पिछला दरवाज़ा दक्षिण की ओर होगा, यानी कि वो दक्षिण तरफ से निकलता है, ठीक है। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बनना शुरू होगा। और वो चलता कितना है, 14 मीटर, यानी मान लो ये आपका ओरिजिन है, वहाँ से चलता कितना है, ये 14 मीटर चलता है शुभम, यानी दक्षिण की तरफ चलेगा नीचे, फिर बाएं मुड़ता है। तो यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा तो इधर बाएं आएगा। जस्ट इमेजिन करो, ये सामने यहाँ है तो उसका बायां हाथ क्या होगा, इधर होगा। कितना चलता है, फिर 30 मीटर चलता है। फिर क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है, यानी इधर मुड़ जाएगा, और कितना चलता है, 50 मीटर चलता है। कितना, 50, 14 तो यहाँ चला था, ये 50 चल दिया। फिर क्या करता है ये, फिर बाएं यहाँ से मुड़ता है, 50 मीटर चलने के बाद बाएं फिर इधर होगा, और कितना चलता है, 10 मीटर ही चलता है। कितना चलता है, 10 मीटर, लिख दिया। अब क्या कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से अगर बाएं मुड़ेगा तो ये 36 मीटर चल रहा है, यानी यहाँ चलेगा कहीं 36 मीटर, ठीक है, चला दिया। वह अपने घर से किस दिशा में है ये बताना है। तो अगर अब ध्यान से देखो, ओरिजिन इसका ये था 50 यहाँ चला, ये 50 यहाँ चला ये, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है ये कि 36 वापस आया, यानी कि 36 अगर वापस आ जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, 50 में से 14 ही बचेगा। कितनी बचेगी, 14 ही आपकी बचेगी। जब ये डिस्टेंस आपकी 14 बचेगी तो आप ये बोल सकते हो कि 36 अगर ये नीचे आ गया है 50 से, और 14 यहाँ तक आया था ऊपर से, और 14 नीचे है, तो यानी वो अपने वर्टिकल लाइन पे ही है, जहाँ से शुरू किया था उसी लाइन पे है। बस अंतर ये है कि ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल जो आपका डिस्टेंस है, ये ओरिजिन इसका यहाँ है, लेकिन है बंदा यहाँ। तो अगर इस वाली लाइन को देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक लेके दूरी कितनी है, 30 है। कितनी है, 30 है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक की 10 दूरी आपकी निकल गई थी, इतनी, ठीक है। तो इतनी दूरी जो बच गई है आपकी, ये वाला खाना पूरा, तो वही दूरी आपको बताना था ओरिजिन से। और ये दूरी 30 में से अगर 10 निकल गया है, 10 क्योंकि इधर चल दिया था, तो बचा कितना, 20 बचा। तो 20 तो आपकी ये दूरी हो जाएगी, लेकिन 20 एक ही ऑप्शन में है, पूर्व की तरफ दिख भी रहा है कि ओ यहाँ है तो आगे चल रहा है, यानी पूर्व की तरफ अभी यहाँ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना था। आप खुद से भी ट्राई करना, ठीक है, और इसको आप रिवाइज करके समझना अगर समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है इसके, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समझने की कोशिश करते हैं कि नीचे दिए प्रश्न जो है कथन है, और उसमें से कथन को पढ़ो और निर्णय लो आप कौन से कथन दोनों उत्तर बताने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो अगर आप कथनों को ध्यान से देखोगे ना, तो पहले तो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। क्या लिखा है, PQRST जो है भिन्न भिन्न ऊंचाइयाँ हैं। PQRST की जो ऊंचाइयाँ अलग अलग हैं, बंदे हैं जो भी हैं इसमें से, जिसमें से पूछा आपसे है कि निम्न में से कौन सा सबसे लंबा है, ये बताना है इन पांचों में से। अब इसके लिए 2 कथन दिया है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कथन क्या है, पहला कि ना तो P और ना ही R सबसे लंबा है, S P से लंबा है, पहला कथन। दूसरा कथन है P R और T लंबा है, S Q से लंबा है, जो P से छोटा नहीं है। तो बताना यह है कि क्या दोनों कथन पर्याप्त होंगे सवाल को बताने के लिए, या फिर किसी एक कथन से बात बन जाएगी, या फिर दोनों कथन से बात नहीं बनेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, कि कथन 2 जो है ना अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अपर्याप्त है। यानी कथन आपका जो 2 है ना, इससे आप अकेले पूरा आंसर दे सकते हो, क्योंकि उत्तर क्या पूछा था, प्रश्न क्या पूछा था कि निम्न में से कौन सबसे लंबा है। तो कथन 2 ही आपका पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कथन 2 पर्याप्त कैसे है ये भी समझ लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कथन 2, कि P R और T से लंबा है, ठीक है। P जो है ग्रेटर देन किससे है, R और T दोनों से है, ठीक है।
और S Q से लंबा है, S क्या है, Q से लंबा है, तो P जो है R T दोनों से लंबा है, और S Q से लंबा है जो P से छोटा नहीं है। तो P से छोटा कौन नहीं है, तो P से छोटा कौन नहीं है, S नहीं है, कौन नहीं है, S नहीं है, तो S इज़ ग्रेटर देन, और S साथ में Q से भी लंबा है, तो S सबसे लंबा हो जाएगा ना, तो S ही आपका सबसे क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, और S ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप केवल कथन 2 से पूरा आंसर दे पाए, कथन 1 की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ऑप्शन जो है कथन 2 का अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन 1 अकेला अपर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। PQRSTU जो हैं एक पंक्ति में उत्तर की तरफ बैठे हैं। ठीक है, अब ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं बोल क्या रहा है। देखो, बोल रहा है कि कितने लोग हैं, PQRSTU यानी 6 लोग हैं, और ये बैठे किस में है, पंक्ति में बैठे हैं। मैं पंक्ति खींच देता हूँ। ठीक, पंक्ति खींचने के बाद 6 लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने क्या बताया, सिटिंग अरेंजमेंट में आपको परफेक्ट पोजीशन से उठाना है हमेशा। परफेक्ट पोजीशन मिल कहाँ रही समझते हैं, ये परफेक्ट पोजीशन है, P Q के बाएं से दूसरे स्थान पे है, यानी अगर Q यहाँ पे है तो Q का बायां इधर होगा 1 2, और यहाँ पे कौन बैठेगा, P बैठेगा, और Q एक सेकंड, हाँ, Q जो है अंतिम छोर पर है, ये भी बता दिया है। तो Q अगर अंतिम छोर पे है तो यानी इधर का छोर तो ख़त्म, इसके आगे अब कुछ होगा नहीं, तो Q अंतिम छोर पे 3 लोगों को बैठा दिया, जो होगा आपका इधर ही होगा, 1 2 3, मैं लाइन खींच देता हूँ, 6 लोग हैं। अब कह रहा है कि U जो है S और P के निकटस्थ है, यानी U कहाँ बैठा है, S और P के निकट। अब सोचो P यहाँ पे है, अब बैठाना U को जो बैठाना है S और P के बीच बैठाना है। अगर मैं U को यहाँ बैठा देता हूँ यहाँ पे, तो P और Q के बीच U आ जाएगा, लेकिन U को रखना कहाँ है, S और P को, यानी कि S यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके U यहाँ पे आना चाहिए। बात समझ रहे हो, यानी S नीचे लिख देता हूँ, S यहाँ पे होगा, तब S और P के बीच कौन बैठेगा, U, इधर तो नहीं बैठेगा। अब ये लोग बैठ गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बाएं छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। अब बाएं छोर देखो कौन सा है, तो बाएं छोर ये वाला है, तो बायां छोर से दूसरे स्थान पे कौन है, तो 1 ये हो गया, 2 ये, यानी S बैठ गया, आपकी इतनी में ही बात बन गई। तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पे S बैठा है। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, आप रिवाइज करके देख लेना अगर चीज़ें समझ ना पाए हो। परफेक्ट पोजीशन से हमेशा क्वेश्चन को, सिटिंग अरेंजमेंट चाहे गोले वाले हो चाहे पंक्ति वाले हो, आपको उठाना कहाँ से, परफेक्ट पोजीशन से उठाना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है, समझते हैं। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन के 4 कथन हैं, और कथनों का क्रमिक युग्म बताना है, जिसमें पहला कथन दूसरे का अर्थ है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन के अनुरूप हैं। कहने का मतलब ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, आई थिंक हो चुका है एक बार। कार्यालय में या तो कंप्यूटर या प्रिंटर की आवश्यकता होती है, मैंने बताया था इसका आंसर DA होगा। D और A दोनों मिला के कथन का आप आंसर दे पाएंगे। कहने का मतलब या तो कंप्यूटर की आवश्यकता है या प्रिंटर की। तो अगर मैं D को उठाता हूँ तो कार्यालय में प्रिंटर की आवश्यकता नहीं है, तो किसकी आवश्यकता होगी, कंप्यूटर की होगी। तो D और A को उठा लो, कार्यालय में कंप्यूटर की आवश्यकता है। यानी कि अगर एक की होगी तो दूसरे की नहीं होगी, सीधी सी बात है। या तो अब कहते हैं ना, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए, एक चाहिए यानी दूसरा नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा DA। DA किस तरह से, जो नीचे लिखा हुआ है DA, ये देख लो, ये DA। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है DA, ये आपका युग्म राइट हो जाएगा, D और A। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेगमेंट वीडियो। और वीडियो आपको ये कैसा लगा, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आई नो कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं इनको बताने में थोड़ा सा टाइपिंग एरर्स हो गए हैं, बट आप इतना थोड़ा सा आप भी मतलब अपने तरफ से मैनेज कर सकते हैं। बाकी जो भी सुधार कर सकते हैं आप उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक